आज हम लोग चर्चा करेंगे कंडीशन ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कोई एक लाइन लीनियर इक्वेशन का कोई भी लाइन जो हम लोग ग्राफ खींचते हैं उसका जो लाइन रिप्रेजेंट करता है, अगर हम दो लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक दूसरे को कट कर सकता है या वो एक दूसरे पर कंकरेंट हो सकता है या वो एक दूसरे के पैरेलल हो सकता है। कल हमने ये तीन चीज की चर्चा की कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स या लीनियर पेयर इक्वेशन, दो इक्वेशन का हम जब ग्राफ खींचते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन आता है जो एक बिंदु पे कट करता है, जो हर बिंदु पे कट करता है, जो किसी बिंदु पे कट नहीं करता है। तो इसमें हमने कहा था कितने सॉल्यूशंस होंगे, 1 सॉल्यूशंस होंगे। इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे, ये हर जगह कट रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और इसमें हमने कहा था नो सॉल्यूशंस होंगे, ये कट नहीं कर रहा है इसलिए ये सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आज हम कुछ और सीखते हैं। क्या सीखते हैं, हमको देख कर ही बता देना है, हमको देख कर ही बता देना है कि ये इक्वेशन किस कैटेगरी में जाएगा। तो चर्चा करते हैं, उसी को कहते हैं कंडीशन। हम उसके कंडीशन को देख के पता कर लेंगे, इक्वेशन को देख के पता कर लेंगे कि ये इक्वेशन किस कैटेगरी का है, फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है। तो इक्वेशन लिखते हैं, दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन हमको दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया लाइन फर्स्ट, ये हो गया लाइन सेकंड। ये इक्वेशन लाइन 1 का हुआ, इसको हम कर देते हैं लाइन 1। ये हो गया लाइन 2, इसी पर हो गया लाइन 1, ये हो गया लाइन 2, लाइन 1 एंड लाइन 2। पहला लाइन 1 को रिप्रेजेंट किया, दूसरा लाइन 2 को रिप्रेजेंट किया। अब कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है, इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ये a1 क्या है, ये a2 क्या है, a1 कोफिशिएंट ऑफ x, a2 कोफिशिएंट ऑफ x, b1 कोफिशिएंट ऑफ y, b2 कोफिशिएंट, यानी इसके कोफिशिएंट, इसमें जिस नंबर से गुना किया हुआ उस नंबर का हम क्या निकालते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। अगर ये कंडीशन इक्वल आपस में नहीं हुआ देन बोथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, देन बोथ इक्वेशंस आर simultaneous having unique solution, having unique solution यानी एक सॉल्यूशन इसको मिलेगा, हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। ये कंडीशन 1 का पिक्चर हो गया। अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो, हम इसको देख के इक्वेशन जो दिया हुआ उसके न्यूमेरिकल्स का रेशियो निकाल के हम चेक कर लेते हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आता है तो ये इक्वेशन कैसा होगा, सिमुल्टेनियस होगा और क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा, कंसिस्टेंस भी होगा।
तो ये इक्वेशंस आर सिमुल्टेनियस कंसिस्टेंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा। दूसरा क्या है? इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, अगर ये इक्वल हो गया और ये इक्वल टू c1 by c2, देन दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंस हो जाएगा। देन बोथ कंसिस्टेंस इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये नंबर 2 के लिए हो गया। अगर ये तीनों इक्वल हो गया, इसमें ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, तीसरा इक्वल है या नहीं उससे मतलब नहीं है, इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो कोई अंतर नहीं पड़ता। इसमें अगर तीनों इक्वल हो गया तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंस हो जाएगा। और कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके? हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि ये हर जगह टच कर रहा है और तीसरा में टच कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे, कहीं कट नहीं किया। इफ a1 इज इक्वल टू a2 is not equal to c1 by c2, then तब ये कंसिस्ट नहीं करेगा, ये कंसिस्ट नहीं करेगा। बोथ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट हैविंग नो सॉल्यूशंस। कंसिस्टेंस का हिंदी होता है तो ये संगत होगा, यहां पर भी ये संगत होगा, और ये कैसा हो जाएगा? असंगत। इसी को कहते हैं दूसरे भाषा में ये विरोधी समीकरण भी होगा, जबकि ये संगत है इसलिए कैसा है? अविरोधी है, ये विरोध नहीं कर रहा, ये कैसा है? अविरोधी इक्वेशन है। तो इस प्रकार से हमने इसका शर्त देख लिया। अब हम इसका कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स देखने के बाद हम फिर इसकी चर्चा करेंगे। हमने देखा ये रिजल्ट कंडीशन आ गया। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। हमने ये जान लिया है अगर कट करेगा वन सॉल्यूशन, नहीं दोनों इक्वल हो गया, हर जगह कट किया, इनफाइनाइट। एग्जांपल लेके देखते हैं। x प्लस y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसका रेशियो निकाल के देखते हैं। a1 यानी कोफिशिएंट ऑफ x, a1 b1 कोफिशिएंट ऑफ y। हियर कुछ नहीं है तो क्या हुआ इसका मतलब 1/2, यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब क्या हुआ 1/3। क्या 1/2 एंड 1/3 ये दोनों इक्वल होगा? कभी नहीं होगा। 1/2 और 1/3 आपस में इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये इस कंडीशन को फॉलो किया, इसके हैज कितना सॉल्यूशंस हो जाएगा? 1 सॉल्यूशन। इट हैज कितने सॉल्यूशंस? 1 सॉल्यूशन। और हम जब इसको सॉल्व करके निकालेंगे, इसको कैसे सॉल्व करके निकालेंगे ये भी हम बताएंगे अगले क्लास में। फिलहाल इसको हम देख लेते हैं, अनुमान हम लगा लेते हैं इसके कितने सॉल्यूशन। हम इसको देख के पता कर लेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा है तीनों इक्वल होना चाहिए। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। चेक किया जाए, इसका कोफिशिएंट 1/2, इसका कोफिशिएंट 1/2, इसका कोफिशिएंट 5/10, इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म 1/2। हमने क्या देखा? फर्स्ट एंड a1/a2, b1/a2 एंड c1/c2 तीनों आपस में क्या हो गया? इक्वल सॉल्यूशंस हो गया। इसलिए इसके कितने होंगे? इसमें इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इसका देखते हैं एग्जांपल, क्या ऐसा भी हो सकता है?
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। इसका रेशियो निकाल के देखते हैं क्या आ गया, 1/2 1/2 इज इक्वल टू 5/11। तो 1/2 तो इक्वल हो गया, लेकिन ये थर्ड इक्वल नहीं हुआ। ये 5/11 किसी प्रकार से कट के 1/2 नहीं आएगा। इसका मतलब हो गया ये तीसरा कंडीशन, ये इक्वल नहीं हुआ, इसलिए इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे। हम यहाँ से देख के भी पता लगा लेंगे कि अगर ये A1 A2 इक्वल नहीं हुआ तो इसका ग्राफ कैसा होगा। इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। हम इसी से पता लगाएंगे, हमको खींचना नहीं है, ग्राफ खींच के नहीं बताना। हम यहाँ से केवल कंडीशन को देख के बता देंगे कि इस इक्वेशन का, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा। इस इक्वेशन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग, केवल इक्वेशन देख के, इक्वेशन के कंडीशन। फिर ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखने के बाद हम क्या देखते हैं, ये हो गया कंकरेंट लाइन या कोलिनियर लाइन, इसका ग्राफ हम देख के बता दिए। फिर ये तीसरा में ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने कंडीशन देखा और डायरेक्ट लिख दिया, इट इज पैरेलल। ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। हमको ग्राफ खींचना नहीं है, बिना ग्राफ खींचे हम इसके प्रॉपर्टी पे, इसके कंडीशन पे हमने लेकर देख के बता दिया वो ऐसा ग्राफ है तो इसका ऐसा ग्राफ आएगा, ये ऐसा है, ऐसा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से, वहां पर भी हम इसकी चर्चा करेंगे और वहां करके दिखाएंगे कि देखिए इसका ग्राफ खींचते हैं तो ऐसा आता है। फिलहाल इसको यहीं पे देखिए। अगला एग्जाम्पल, इसमें कहता है कि x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5, इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन, बोथ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, यानी दोनों का एक ही कॉमन सॉल्यूशन आएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो हम जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है, कंडीशन भी हम जानते हैं, उसी कंडीशन को लिखते हैं। यूनिक सॉल्यूशन फॉर्मूला फॉर यूनिक सॉल्यूशन, क्या कंडीशन हम जानते हैं, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। C2 से कोई लेना देना नहीं है, यानी A1/A2 ये कंडीशन हम जानते हैं। हियर A1 बराबर क्या हो गया, 1, A2 3, B1 -1, C2 -2। अब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। 1/, तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या होगा, b की जगह पे क्या दिया वैल्यू, k, y में क्या लगा हुआ है, k। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, -3k इज नॉट इक्वल टू 2, हेंस k इज नॉट इक्वल टू -2/3। k का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का क्या वैल्यू होना चाहिए, k का क्या वैल्यू होना चाहिए, और हमने क्या निकाला, k का वैल्यू इतना नहीं होना चाहिए। तो k का वैल्यू होना क्या क्या चाहिए, तो r टोटल वैल्यू में हमने इस -2/3 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यानी टोटल r वैल्यू, यानी टोटल रियल नंबर k के किसी वैल्यू के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, केवल -2/3 के लिए यूनिक सॉल्यूशन ये नहीं देगा। ये k का वैल्यू -2/3 नहीं होना चाहिए। तो हमने समझ गया कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑल वैल्यूज ऑफ r के सारे वैल्यूज, लेकिन उसमें -2/3 को हमने माइनस कर दिया। ये इंडिकेशन का एक तरीका है कि r ले लेंगे टोटल r और उसमें हम माइनस कर दें किसको, -2/3 को। 2/3 का -2/3 वैल्यू नहीं होना चाहिए, उसके बाद सारा वैल्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू k, 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो चेक करते हैं, हम जानते हैं फॉर्मूला,
फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या फॉर्मूला हम जानते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों कंडीशन इसमें क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 5/10 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू k/3। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बदल दें तो क्या निकल के आ जाता है, 1/2, 5/10, 1/2, 2/4, 1/2। अभी दोनों हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, हेंस 2k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3/2। अब k इज इक्वल टू 3/2, यहाँ क्या आया था, k इज नॉट इक्वल टू 2/2, हमको इज इक्वल टू निकालना पड़ा था। यहाँ पे इक्वल टू है तो हमको इसके अलावा कुछ निकालना नहीं पड़ेगा। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ k, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, के 3/2 वैल्यूज के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इसके अलावा कोई और वैल्यू देंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होंगे। इसका जस्ट अपोजिट ये है, इसमें ये नहीं होना चाहिए था, इसमें यही वैल्यू होना चाहिए था, दूसरा नहीं होना चाहिए था। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, kx माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 हैव नो सॉल्यूशन। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम इसका कंडीशन जानते हैं फ्रॉम फॉर्मूला फॉर नो सॉल्यूशन। क्या हमने पढ़ा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। वैल्यू पुट कर देते हैं, k/6 इज इक्वल टू -1/-2 इज इक्वल टू 2/3 नॉट। तो ये तो दोनों वैल्यू है, ये दोनों तो वैल्यू है, इसमें से किसी का वैल्यू तो निकल नहीं सकता, इसलिए हम इस दोनों में इक्वल कर लेते हैं। k/6 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। हेंस k इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 एंड k इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। k इक्वल टू 3 निकला, k इक्वल टू 3 निकला, इसका मतलब है k के वैल्यू 3 के लिए, k के वैल्यू 3 के लिए इक्वल टू निकल ही गया। अब हमको उसमें नहीं निकला था तो हम देखे थे, यहाँ पे है तो है, यहाँ पे k का अगर हम 3 वैल्यू पुट करें तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सवाल है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2k माइनस 1x, k माइनस 1y, 2k प्लस 1। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड भी है नो सॉल्यूशन। तो कोई बात नहीं है, हम लोग जो प्रोसेस जानते हैं उसी से हल करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। नो सॉल्यूशन के लिए हम लोग कंडीशन जानते हैं, वी नो द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो लिखते हैं a1/a2, ये हो गया 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2k प्लस 1 नॉट। ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, तो इस दोनों को छोड़ देते हैं। फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रिया करेंगे, इज इक्वल टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। इस 2k को इधर कर देते हैं और इस 3 को इधर कर देते हैं, ये हो गया 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3, k इज इक्वल टू 2। k का वैल्यू कितना आ गया, 2। यही आपका आंसर हो गया। यानी k के दो वैल्यू के लिए इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इसके 9 सॉल्यूशंस होंगे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है, 2m माइनस 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस n माइनस 1
y is equal to 2 have infinite solution. फाइंड m and n। यहाँ पे दो वेरिएबल्स अलग से दे दिया है, दो अननोन नंबर दिया है, m and n दोनों का वैल्यू निकालना। कोई बात नहीं है, हम लोग ट्राई करते हैं। वी नो, हम क्या जानते हैं, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। वैल्यूज लिख लेते हैं हम ऊपर से, 2m minus 1, 3m 3, n minus 1 is equal to 5 by 2। अब हमको m और n दोनों का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस फर्स्ट को एक बार थर्ड के साथ कर लेते हैं। 2m minus 1 is equal to 3 is equal to 5 by 2। अब इसमें क्रॉस लगा देते हैं, ये हो गया 4m minus 2 is equal to 15, यानी 4m is equal to हो गया 17, हेंस m बराबर हो गया 17 by 4। तो m का वैल्यू हमने निकाल लिया, 1 एंड थर्ड में रिलेशनशिप निकाल के। इसी प्रकार से सेकेंड और थर्ड में रिलेशनशिप निकालते हैं। 3n-1 इज इक्वल टू 5 by 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 5n minus 5 इज इक्वल टू 6, 5n इसीलिए n इज इक्वल टू हो गया 11 by 5। तो m का वैल्यू क्या आ गया, 7 by 4, n 11 by 5। फाइंड m और n दोनों वैल्यू हमने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया।